अगले नंबर पे चलते हैं 45। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, अब ये जो सर्विस है ये बेसिकली तीन है इसके अंदर, एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का है और बाकी लॉयर। ठीक है, तो ये लॉयर बेस्ड सर्विस है, लॉ बेस्ड सर्विस। इसको अच्छे से करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके ऊपर। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? जो आर्बिट्रेशन करते हैं ना, सुलह करवाने का जो काम करते हैं, वो इसमें आते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। टू किसको सर्विस दे रहे हैं ये लोग? एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, यानी कोई भी एक पर्सन जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, ऐसे किसी पर्सन को सर्विस दिया आर्बिट्रेशन का, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और अ बिजनेस एंटिटी विथ अ टर्नओवर अप टू ₹20 lakhs and 10 lakhs in special category states in the preceding financial year। तो देखो, नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दिया, एनी टॉम डिक हैरी को सर्विस दिया जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कंप्लीट एग्जेम्पशन है। और अगर ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने सर्विस दिया बिजनेस एंटिटीज को, जैसे झगड़ा करने वाले बिजनेस एंटिटीज थे, रिलायंस और टाटा का झगड़ा था, या एयरटेल का झगड़ा, जियो और एयरटेल का झगड़ा, वो दोनों आर्बिट्रेशन में आए आर्बिट्रेशन अथॉरिटी के पास, और आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ने उनको सर्विस दी, राइट? तो फिर ये टैक्सेबल में आएंगी। क्यों टैक्सेबल में आएंगी? क्योंकि ये बिजनेस एंटिटीज का टर्नओवर पिछले साल में 20 लाख से बहुत ऊपर था, है ना, तो फिर वो टैक्सेबल में आएगा। लेकिन अगर दो पान ठेले वाले हैं, वो झगड़ा करते हुए आए, तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल पहले पूछेगा उनसे, पान ठेला नंबर 1, तुम्हारा टर्नओवर कितना था? 20 लाख से कम, और दूसरे का, उसका भी 20 लाख से कम। तो खैर, जिससे हम फीस ले रहे हैं उसका देखेंगे बेसिकली। तो फीस कौन भर रहा है? पान ठेला 1, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की फीस, वो केस फाइल कर रहा है तो फीस भरेगा। तो वो जो फीस भर रहा है उसे पूछेंगे तुम्हारा टर्नओवर पिछले साल में कितना था? तो उसे बोला साहब 6 लाख रुपए था। अच्छा, वेरी गुड, 6 लाख था ना, कोई बात, चलो लाओ फीस दो विदाउट जीएसटी। आया समझ में? ऐसा। तो नॉन बिजनेस एंटिटी fully exempt, and service given to business entity will also be exempt if their turnover in the last year, preceding financial year, was less than 20 lakhs। अब नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख देखना है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहां पे 10 लाख देखना है। ओके, और तीसरे नंबर पे है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। तो अगर आर्बिट्रेशन में ये लोग हैं, गवर्नमेंट भी तो आर्बिट्रेशन में जाता है ना, गवर्नमेंट और कोई सी प्राइवेट पार्टी का झगड़ा है तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन में गया, तो सर्विस उसने गवर्नमेंट को दिया, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, तो 3 पॉइंट याद रखेंगे आप। फिर सेकेंड नंबर पे आता है पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट। तो पार्टनरशिप फर्म भी होते हैं एडवोकेट्स के, जैसे सीएस के फर्म्स होते हैं वैसे एडवोकेट्स के भी फर्म्स होते हैं, या फिर कोई अकेला जो काम करता है, प्रोप्राइटर, एडवोकेट एज अ प्रोप्राइटर, मुन्ना भाई एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो क्लॉज बी में हम सीनियर एडवोकेट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और सीनियर एडवोकेट जो है क्लॉज सी में आएगा, नीचे आएगा, उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, सीनियर एडवोकेट क्या होता है कि एक स्टेटस होता है, जो बहुत सीनियर हो जाते हैं एंड हु हैव गॉट लॉट ऑफ विजडम, लॉ विजडम जिसको कहते हैं। तो हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं वो ऐसे लॉयर्स को एज अ सीनियर एडवोकेट की पदवी देते हैं, एक ग्रांट करते हैं, एक स्टेटस उनको दिया जाता है एज अ सीनियर एडवोकेट। तो वो सीनियर एडवोकेट्स भी नीचे आएंगे। तो पहले अपन नॉर्मल एडवोकेट्स देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट। बाय वे ऑफ लीगल सर्विस किसको दे रहे हैं? टू एन एडवोकेट और अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग लीगल सर्विस, यानी इंटर से। तो पहला पॉइंट जो है वो इंटर से है, यानी एक लॉयर ने दूसरे लॉयर को सर्विस दिया। तो आप कहोगे सर एक लॉयर दूसरे लॉयर को सर्विस क्यों देगा? सही बात है आपकी, क्वेश्चन इज गुड। तो देखो उसका आंसर क्या है। ये ऐसा होता है कि देखो एक क्लाइंट आया, क्लाइंट कौन है? तो कोई भी एक है,
मान लो कि एक मुन्ना भाई करके, नहीं मुन्ना भाई तो एडवोकेट है, क्लाइंट का नाम ले लेते हैं अपन चमन भाई। अब चमन भाई का कोई तो भी लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी मैटर है या जो भी है, वो वकील के पास आए यानी एडवोकेट के पास आए, मुन्ना भाई एडवोकेट। अब ये जो एडवोकेट है वो अकेले भी केस लड़ते हैं, छोटे मोटे केस होते हैं तो अकेले लड़ लेते हैं, लेकिन कोई बहुत भारी केस है, सो दे ऑल्सो सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम अदर लॉयर्स। तो ये लॉयर क्या करेगा कि क्लाइंट से तो पैसे ले लेगा कि भाई आपके केस लड़ने के इतने पैसे लगेंगे, लाओ दे दो हमको 5 लाख, क्लाइंट से लेगा, लेकिन देन ही विल कंसल्ट अदर लॉयर्स। तो ही विल अपॉइंट सम अदर लॉयर फॉर समथिंग एंड सम अदर लॉयर फॉर समथिंग एंड सम अदर लॉयर फॉर समथिंग। तो उसको फिर ये 3-4 लॉयर जो है वो सब वहां खड़े होंगे कोर्ट में और उसके आगे बिहाफ में केस को लड़ेंगे। तो लॉयर नंबर 1 ने क्लाइंट से पैसे लिए, अब लॉयर नंबर 1 जो है वो दूसरे लॉयर के पास गया और उससे सर्विस ली। तो दूसरे लॉयर ने सर्विस किसको दी? पहले लॉयर को दी ना। तो लॉयर टू लॉयर ये एग्जेम्प्ट है, तो उसको इंटर से कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट वो है, एडवोकेट गिविंग सर्विस टू अनदर एडवोकेट और अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो ये 4 इसके अंदर परम्यूटेशंस बन सकते हैं, सिंगल एडवोकेट, प्रोप्राइटर एडवोकेट गिविंग सर्विस टू अनदर प्रोप्राइटर एडवोकेट और टू अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, 2 हो गए। एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स गिविंग सर्विस टू अ सिंगल एडवोकेट और अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो ऐसा समझे? तो ये इंटर से जो है आपस में, इंटर से ये एग्जेम्प्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा, एनी पर्सन, अब यह आया पर्सन, बाहर वाले को सर्विस दिया, अदर देन बिजनेस एंटिटी, फिर से वही पॉइंट आया, अदर देन बिजनेस एंटिटी, जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में है वही सेम पॉइंट। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये और ऊपर के जो 3 अपन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के देखे ना, वो 3 और ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सेम चलेंगे, सेम लाइंस पे। तो ये अच्छा है, चलो कॉमन है तो अपने को एक बार याद करना है और अलग अलग जगह पे उसको लगा देने का है। तो अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो यहां पे क्या हुआ कि एक लड़की आई है तुम्हारे पास, तुम लॉयर हो, एक लड़की आई है और उसका केस है डाइवोर्स का, उसको डाइवोर्स लेना है अपने हस्बैंड से। तो आई तुम्हारे पास, राखी नाम की लड़की है, वो कहती है कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मेरा हस्बैंड है रोशन, उसकी रोशनी बंद हो गई है, आई वॉन्ट डाइवोर्स, यानी कमाई दमाई कुछ करता नहीं है, दारू पीता है, मारता है, डाइवोर्स चाहिए। तो तुम सर्विस किसको दे रहे? इंडिविजुअल को दे रहे ना। वो बिजनेस एंटिटी है क्या? नहीं, बेचारी अबला नारी है तो वहां जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, नो जीएसटी। फिर दूसरा पॉइंट वही है, बिजनेस एंटिटी को तुमने सर्विस दिया जिसका टर्नओवर पिछले साल में 20 लाख से कम था नॉर्मल स्टेट्स में और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। और तीसरा कि तुमने सर्विस गवर्नमेंट को दिया, ये गवर्नमेंट प्लीडर्स होते ना, एडवोकेट्स हु गिव सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में केस लड़ते हैं या एडवाइस देते हैं या जो भी करते हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, तो इन लोगों को तुमने अगर सर्विस दिया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए, पहला ट्राइब्यूनल का, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, दूसरा एडवोकेट्स। तीसरे पे चलते हैं, सीनियर एडवोकेट। तो अब सीनियर एडवोकेट में एग्जेम्पशन कहां है? देखो यहां पे एग्जेम्पशन वही 3 है जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में थे, दैट इज अ नॉन बिजनेस एंटिटी, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, या बिजनेस एंटिटी अप टू 20 लाख और 10 लाख, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी वगैरह वगैरह। तो नॉर्मल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में डिफरेंस क्या हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। सीनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट में डिफरेंस क्या हुआ? नॉर्मल एडवोकेट टू अनदर नॉर्मल एडवोकेट, जो इंटर से वाला एग्जेम्पशन था, इंटर से, वो यहां नहीं है। दैट मीन्स द एक्सेप्शन इज, द डिफरेंस इज कि इफ अ सीनियर एडवोकेट, तो एसए लिखता हूं या चलो सीनियर एडवोकेट लिखते हैं, गिव सर्विस टू अ नॉर्मल एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, देन ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं है। तो यहां पर ये जो एडवोकेट है जिसको सर्विस दे रहा है या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, ये एक बिजनेस एंटिटी माना जाएगा, इसको अपन एक बिजनेस एंटिटी मान के चलेंगे, बीई बिजनेस एंटिटी, तो ये वाला क्लॉज लगाएंगे, टू अ बिजनेस एंटिटी। तो सीनियर एडवोकेट अगर एक सर्विस दे रहा है एक नॉर्मल एडवोकेट को, और वो नॉर्मल एडवोकेट क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है ना, तो एक बिजनेस एंटिटी है, तो इसका टर्नओवर अगर लास्ट ईयर में 20 लाख से कम होगा और हम इसको सर्विस दे रहे हैं
तो एग्जेम्प्ट है। और अगर ये एडवोकेट का टर्नओवर लास्ट ईयर में 20 लाख से ऊपर होगा और हम अभी इसको सर्विस दे रहे हैं तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो वो डिफरेंस है ऊपर में बी और सी क्लॉज में। तो बी क्लॉज में जो पहला वाला था ना, इंटर से एडवोकेट टू एडवोकेट, यहां कोई टर्नओवर वर्नओवर अपन नहीं देखते। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन है। टर्नओवर जितना भी हो, बहुत रईस एडवोकेट एक दूसरे बहुत रईस एडवोकेट को भी सर्विस देगा, दोनों का टर्नओवर करोड़ में है, तो भी एग्जेम्प्ट है, तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर देने वाला सीनियर एडवोकेट है एंड ही इज गिविंग सर्विस टू अ जूनियर नॉर्मल एडवोकेट, देन वी विल अप्लाई द क्लॉज ऑफ 20 लाख। 20 लाख का जो फंडा है वो अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो जिस एडवोकेट को हमने सर्विस दी, सीनियर एडवोकेट ने जिस एडवोकेट को सर्विस दी, अगर उसका टर्नओवर लास्ट ईयर 20 लाख से ऊपर होगा तो फिर ये जो सर्विस दे रहा है वो टैक्सेबल है। और अगर इसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 20 लाख से कम होगा या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख, तो फिर ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आ रहा है समझ में? सो दैट इज द मेन डिफरेंस। इसको आपको अगर लिखना होगा तो आप अलग से भी लिख के रख सकते हो। देखो यहां मैं लिखता हूं एडवोकेट, अगर ये नॉर्मल है और सर्विस दे रहा है किसको, टू अनदर एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है और ये सर्विस दे रहा है टू अनदर एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, तो ये एग्जेम्प्ट है, टोटली एग्जेम्प्ट है, विदाउट एनी लिमिट्स। ये ब्लैंकेट एग्जेम्पशन कहते हैं इसको, इसमें कोई लिमिट विमिट देखने की जरूरत नहीं, कोई टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये सीनियर एडवोकेट है और ये सर्विस दे रहा है अगर इनको, तो अपने को देखना पड़ेगा कि उनका टर्नओवर कितना था। तो टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा। अगर ये लेस देन 20 लाख या 10 लाख है, लेस देन या इक्वल टू, तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ये मोर देन 20 लाख या 10 लाख होगा तो ये टैक्सेबल होगा। आई समझ? बाकी 3 पॉइंट तो कॉमन है। नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जेम्प्ट है, और बिजनेस एंटिटी को दिया 20 लाख 10 लाख से कम वालों को तो एग्जेम्प्ट है, 20 लाख 10 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल है। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिख लिए, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। एडवोकेट का डेफिनेशन दिया है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राइब्यूनल का डेफिनेशन है, वो सब रेलेवेंट एक्ट को रिफर कर दिया है, तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, सो लीव इट। और सीनियर एडवोकेट का डेफिनेशन दिया है, वो समझने के लिए है। देखो जो मैंने आपको बताया, हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट अंडर 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, which inter alia provides that an advocate may with his consent be designated, ये एक डेजिग्नेशन होता है, एक पदवी होती है, as senior advocate if the Supreme Court or a High Court is of the opinion that by virtue of his ability, standing at the bar or special knowledge, तो एक एबिलिटी देखेंगे, स्टैंडिंग देखेंगे कि कितने साल का उसका प्रैक्टिस है, and special knowledge or experience in law, he is deserving of such distinction. Senior advocates shall in the matter of their practice be subject to such restrictions as the Bar Council of India may in the interest of legal profession prescribe. तो उनके ऊपर फिर कुछ restrictions भी लगाए जा सकते हैं senior advocates के ऊपर. So it is all law matter. अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ नाम याद रखना है सीनियर एडवोकेट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां दिया रहेगा whether he is a normal advocate or he is a senior advocate. फिर लीगल सर्विस का डेफिनेशन भी दिया है, मीन सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस। लीगल सर्विस में देखो बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ केस लड़ना कोर्ट में खड़े रह के सिर्फ उतना ही नहीं है, एडवाइस भी आता है। एडवाइस, कंसल्टेंसी, बहुत सारे कंसल्टेंसी भी देते हैं लोगों को, और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। तो ये है कोर्ट में खड़े रहने का, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी।
देन सर्विसेज बाय वेटनरी क्लिनिक, कुत्तों का डॉक्टर इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। तो सिर्फ कुत्ते ही नहीं है, बहुत सारे जानवर आएंगे और बर्ड्स, तो वो एग्जाम्प्ट है, वेटनरी क्लिनिक वाले एग्जाम्प्ट है। अरे सीधी बात है ना यार, वो जीएसटी किससे चार्ज करेंगे? कुत्तों उसको बोलेंगे ए कुत्ता चल जीएसटी भर। एनीवेज दैट वाज जोक। एनिमल राइट्स वाले मेरे खिलाफ नहीं तो कंप्लेंट डाल देंगे। दैट वाज अ जोक। हाँ, चलो आगे चलते हैं। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, government or local authority by way of registration required under any law for the timing in force। अब देखो जितने लॉज हमने पढ़े सीए कोर्स के अंदर, सीएस कोर्स के अंदर और बाकी भी जो रहते हैं, रजिस्ट्रेशन में फीस भरनी पड़ती, बहुत सारी जगह तो फ्री में होता है, बहुत सारी जगह फीस भरनी पड़ती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो रहती है अंडर एनी लॉ, उस पे एग्जेम्पशन है। या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, safety check or certifications relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, including fire license required under any law for the timing in force। तो गवर्नमेंट से बहुत सारी चीजों का टेस्टिंग करवाना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री हमारी, तो फैक्ट्री टेस्टिंग होता है, हर महीने वहां से आएंगे, विजिट देंगे ऑफिसर्स, टेस्ट करेंगे फैक्ट्री, फिर कितने अपने प्रोसीजर्स है सारे वर्कर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। जैसे हम कोई खाने वाली चीज बना रहे तो फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं, वो आके विजिट्स करते हैं, वो सबकी फीस भी रहती है। सो दैट इज ऑल एग्जेम्प्ट। और फायर लाइसेंस जो लेना पड़ता है उसका जो फीस रहेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। 2 बार पढ़ के रख देने का है। फिर उसके बाद एक क्लॉज 47A इंसर्ट हुआ है, उसमें ऐसा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standard Authority of India FSSAI to food business operators। यानी कि आजकल फूड देखो, जोमेटो भी आ गया, ये सब आ गया, तो फूड बनाने वाले बहुत सारे लोग आ गए, जो जैसे आप बिस्किट बनाते हो कंपनी में या चिप्स बनाते हो या जो भी है, तो ये सब के सैंपल्स जो है वो कंटिन्यूअसली टेस्ट होते रहते हैं फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के हिसाब से। तो ये जो अथॉरिटी है FSSAI, ये इसके रिक्वायरमेंट्स है कि आप अगर इंडस्ट्री चलाते हो, फूड इंडस्ट्री, तो आपके जो सैंपल्स है वो कंटिन्यूअसली आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो ये सर्विस जो दे रहा है, सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स supplied by FSSAI to food business operators will be totally exempt from GST। ओके, यानी फूड सैंपल का टेस्टिंग बेसिकली एग्जेम्प्ट है। और इनिशियल कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो लगेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो भी रहेगी वो भी एग्जेम्प्ट है। फिर वो आया देखो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो लास्ट लेक्चर में एक इंक्यूबेटी देखा था अपन, उसमें लॉजिक समझाया था मैंने। तो इंक्यूबेटर जो है वो एरिया डेवलप करता है जिसके अंदर फिर इंक्यूबेटीज आकर के रिसर्च करते हैं। सो इंक्यूबेटर गिव सर्विस टू इंक्यूबेटी फॉर विच ही टेक्स दी रेंटल्स फॉर यूजिंग हिज प्रेमाइसेस। तो इंक्यूबेटर जो सर्विस इंक्यूबेटी को दे रहा है उसका रेंटल रिसीव कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। इंक्यूबेटी जो फिर पब्लिक को सर्विस देता है उसमें 3 साल का लिमिट है, 3 साल का एग्जेम्पशन है ना, याद है आपको? इंक्यूबेटी गिव सर्विस टू इंडस्ट्री, 3 साल का एग्जेम्पशन है। लेकिन इंक्यूबेटर जो इंक्यूबेटीज को सर्विस देता है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, परमानेंट एग्जेम्पशन है। और इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट भी नहीं है, पूरा ही एग्जेम्प्ट है। So taxable services provided or to be provided by technology business incubator or science and technology entrepreneurship park step to whom? To an incubatee is totally exempt. और बायो इंक्यूबेटर्स, इसमें बायो इंक्यूबेटर्स भी एक नाम से है जो बायोटेक्नोलॉजी में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च फैसिलिटीज, वो भी एग्जेम्प्ट है। सिंपल है। फिर अगले नंबर पे है सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज, कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज
बाय इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया, यूएनआई। पीटीआई सुना होगा आपने, यूएनआई भी है। या इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो फ्रीलांसिंग करते हैं, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट होते हैं, कहीं पे जाएंगे, घूमेंगे, घूमते रहते, वो न्यूज कलेक्ट करते हैं और फिर जाकर के पीटीआई या यूएनआई को देते हैं। फिर पीटीआई यूएनआई क्या करता है कि ये फॉरवर्ड करता है न्यूज़पेपर्स को। तो ये दोनों भी एग्जेम्प्ट है। ये एजेंसीज है, पीटीआई यूएनआई आर एजेंसीज। An individual journalist is a journalist who makes the news, not makes the news, he writes about the news and gives it to publishing house. उनको पैसा मिलता है न्यूज बेचने का, exempt है। Then service of public libraries by way of lending of books, publications or other knowledge enhancing content or material, exempt है। लाइब्रेरी चलाओ, full exemption। Public libraries fully exempt। Then services provided by goods and service tax network, GSTN, जो अपने GST लॉ के अंदर ही है। GSTN जो सर्विस देता है बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो एग्जेम्प्ट है। Then services by way of by an organizer to any person in respect of business exhibition held outside India। तो इसमें ऑर्गेनाइजर कौन है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है, जो सर्विस देती है बिजनेस एग्जीबिशन को कंडक्ट करने का, कहां पर? इंडिया के बाहर, वो एग्जेम्प्ट। इंडिया में करेंगे तो टैक्सेबल, इंडिया के बाहर करेंगे तो एग्जेम्प्ट। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। स्पोर्टिंग इवेंट का स्पॉन्सरशिप अगर आप दोगे तो वो एग्जेम्प्ट है। आपकी कौन कंपनी है, कौन सी कपड़ा बनाने वाली है, जो भी है, मोबाइल कंपनी, तो आपने स्पॉन्सरशिप दिया, किसका स्पॉन्सरशिप दिया? तो देखो एग्जेम्पशन किस में है, इंटरेस्टिंग है। पहला, इसमें से एक भी समझ में आए क्या, उस देखना आप। हाँ? पहला, बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट किसका है? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और अफिलिएटेड फेडरेशंस वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन और कंट्री। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कराता है इंडिया में, उसको अगर आपने स्पॉन्सरशिप दिया है तो एग्जेम्प्ट है। देन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ, पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत। हाँ, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट करवाते हैं और आप उसमें स्पॉन्सरशिप देते हो, then it is exempt। या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, या फिर पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और अंडर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। दो बार पढ़ो, भूल जाओ। आईपीएल को स्पॉन्सरशिप दिया आपने, टैक्सेबल। या आजकल वो फेमस हो रहा है कबड्डी, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, अलग अलग स्टेट में, सिटीज में होता है कबड्डी टूर्नामेंट, जिसमें अभिषेक बच्चन की भी एक टीम है, उसको स्पॉन्सरशिप दिया आपकी कंपनी ने, तो टैक्सेबल में आएगा। या वो हॉर्स रेसेस होते हैं, महालक्ष्मी रेस कोर्स में हॉर्स रेसेस होते हैं, वहां आपने स्पॉन्सरशिप दिया, टैक्सेबल, क्योंकि वो सब इनमें से कोई कंडक्ट करता है क्या? नहीं, तो टैक्सेबल। उसके बाद है सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ये पूरा एग्रीकल्चर सर्विस के बारे में। पॉइंट नंबर 54 जो है, दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सर्विसेज है, ये सारे यहां पे एग्जेम्प्ट है। तो एक ही वर्ड याद रखो, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है, पूरा याद होगा नहीं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप अटक जाओगे। तो बस ये दिमाग लगाना, सोचना कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्या। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड दिखा आपको, उसको एग्जाम कर देना, क्योंकि इतना वाइड डेफिनेशन है कि कहीं ना कहीं तो फंसी जाएगा आपका, वो एग्जाम टीच रहेगा। तो देखो, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, यहां एनिमल भी इंक्लूडेड है, कैटल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं,
कैटल फार्म्स जो है वो भी एग्रीकल्चर में आएंगे, कैटल फार्म्स या फिर तुम्हारे चिकन फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। स्टड फार्म जो होता है, हॉर्सेस का स्टड फार्म होता है ना, स्टड फार्म इज टैक्सेबल, बाजू में लिख के रख दो, स्टड फार्म रिलेटेड सर्विसेज आर टैक्सेबल, स्टड फार्म रिलेटेड सर्विसेज आर टैक्सेबल। तो रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस से रिलेटेड अगर कोई सर्विस है तो उसको एग्रीकल्चर नहीं कहते, वो टैक्सेबल में आता है। लेकिन कैटल फार्म्स है, भेड़ बकरी के, एंड क्या बोला था मैंने, पोल्ट्री फार्म, ये एग्जेम्पशन में आएंगे। सो एनी सर्विसेज यू गिव टू अ पोल्ट्री फार्म और अ कैटल फार्म आर एग्जेम्प्ट। ओके, तो देखो अब फिर से पढ़ो पूरा। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी सब्जी भाजी, एंड रेयरिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड। अब देखो क्यों कर रहे हैं, कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं, फूड, फाइबर, फ्यूल, यानी ऐसी लकड़ी उगा रहे, काट के एज अ फ्यूल यूज करेंगे, वो भी एग्रीकल्चर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने की चीज एग्रीकल्चर में आएंगी, अदर थिंग्स भी आएंगे। फाइबर, फाइबर लाइक जूट, जूट का कल्टीवेशन वो भी एग्रीकल्चर है। फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। अब देखो सर्विसेज कौन से हैं, सर्विसेज बहुत सारे। नंबर 1, अब पढ़ते जाओ एक एक, समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, बस याद रखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज है, सब एग्जाम कर दो। एंड इट विल बी रिलेटिंग टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। Agriculture operation directly related to production of any agriculture produce, including cultivation, harvesting, threshing, plant protection, testing, सब आ गया। देखो समझाने बैठूंगा तो दिनों लग जाएंगे। कल्टीवेशन जिन्हें उगा के देना अनाज, हार्वेस्ट करके इन्हें काट के देना, तो हार्वेस्टर्स आते हैं, अपने पास हार्वेस्टिंग मशीन्स है। हमने क्या किया कि लोगों को हार्वेस्टिंग का सर्विस दिया, और ये आप देखना अभी जैसे सितंबर अक्टूबर में ये सारे मशीन उधर पंजाब वगैरह से आते हैं पूरे इंडिया में, और वो क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग का काम करके देते हैं, क्योंकि आजकल लेबर अवेलेबल नहीं रहता। तो वो मशीन लाते हैं, पूरा खेत आपका हार्वेस्ट करेंगे, उसका पूरा मशीन ही रहता है, उसमें क्रॉप व्रॉप पूरा श्रेड होके पूरे बीज निकल के आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छा रहता है। तो वो चार्ज लेते हैं ना आपसे, विल चार्ज सम मनी फ्रॉम यू एंड डू द हार्वेस्टिंग, एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट। फिर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग यानी हार्वेस्टिंग के बाद उसको जो थ्रेश किया जाता है बीज निकालने के लिए। प्लांट प्रोटेक्शन, इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे करके देना। टेस्टिंग, वेजिटेबल टेस्टिंग यानी प्लांट टेस्टिंग, वेजिटेबल टेस्टिंग होता है, फ्रूट टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग होता है, वाटर टेस्टिंग होता है, बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। सॉइल के, हमारे सॉइल में क्या उग सकता है, वाटर, वाटर में खारा पानी है, मीठा पानी है, कितना कंटेंट है केमिकल्स वगैरह का, वो टेस्टिंग होता है। तो समझ में आता है कि वेदर इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन और नॉट। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, लेबर सप्लाई करने का काम। देन प्रोसेसेस कैरीड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, फार्म के ऊपर जो प्रोसेस होंगे इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, आंवला वगैरह जो सन ड्राई किया जाता है, फ्यूमिगेटिंग, जर्म्स वगैरह निकालने के लिए, क्यूरिंग, सॉल्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, कोल्ड प्लांट भी लगा सकते अपन, बल्क पैकेजिंग, पैकेजिंग प्लांट, such and such like operations which do not alter, important point, which do not alter the essential character of the agricultural produce but make it marketable. अगर अपन ने जैसे संतरे को पैकिंग करने का काम किया तो वो एग्रीकल्चर सर्विस पाएंगे, लेकिन अगर संतरे का जूस निकाला और जैम बना के दिया, so that is not agricultural service, that is a manufacturing activity. तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो फिर जीएसटी लगेगा। Then renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use. लैंड यानी एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट करना कल्टीवेशन के लिए, या फिर मशीनरीज जो एग्रो मशीनरीज होती है उसको लेट आउट करना, जिसमें ट्रैक्टर आएगा, हार्वेस्टर, मिलर, बहुत सारे मशीन्स होते हैं। देन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो एग्जेम्प्ट है।
देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, रिसर्च ट्रेनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल पीपल, वो उसमें आता है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, हम रिसर्च करेंगे और लोगों को जाके ट्रेन करेंगे कि देखो इस तरह से अगर आप कल्टीवेशन करोगे तो आपको अच्छा प्रोड्यूस मिलेगा। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, ये मार्केटिंग के काम के रहते हैं फिर, तो ये हर सिटी में रहते हैं, एपीएमसी करके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज कहते हैं इनको। तो ये क्या है, बड़े बड़े गोडाउन्स, वेयर हाउसेज वगैरह बनाते हैं और वहां से अपने को सर्विस देते हैं कि हम आप प्रोडक्ट को लेके आए और वहां से बेचे। और बोर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कमीशन एजेंट्स भी जो रहते हैं वहां पे वो भी एग्जेम्प्ट है, वो हमारा कमीशन लेकर के माल बिकवा कर देते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। बढ़िया है। और फिर वही डेफिनेशन दिया है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जैसे मैंने कहा, साइंटिफिक रिसर्च, so means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिनेशन है, वो तो देखा ही अपन ने, वही सेम है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बोर्ड, वो मतलब नहीं है पढ़ के, रेंटिंग का भी मतलब नहीं है, तो समझ में आया उतना है, याद रखो। फिर आता है नंबर 55, ये काम का, इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो हमने क्या किया कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करके दिया एज अ जॉब वर्क, यानी कि जॉब वर्क पे मैंने एग्रीकल्चर का काम किया, तो एग्रीकल्चर का काम किया ऊपर देखा हमने। अब वो अगर अपन जॉब वर्क पे करेंगे, यानी खेत वाला है उसको उगाना है, हमने कहा कि देखो हम आपको सब काम करके दे देंगे जॉब वर्क के बेसिस पे, आप कुछ मत करो, वील डू ऑल दी वर्क, अब हमको बस पैसे दे दो, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट, ज्यादा हो गया, पर एकड़ ऑफ योर लैंड, हमको इतना पैसे दे दो, हम बाकी सब काम कर लेंगे आपके बिहाफ में। तो वो पैसा जो हम चार्ज करेंगे दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो इसको शॉर्ट में लिख दो, एग्रीकल्चर जॉब वर्क। उसके बाद फिर एक और क्लॉज इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने 55A, जिसमें सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेज को एग्जाम किया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक जो होता है ना, गाइज, बेसिकली गाइज एंड भैंस, उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ट्रीट करते हैं दूध निकालने के लिए, ताकि बच्चे पैदा होंगे तो दूध निकलता है, तो वो है। तो वो जो सर्विस है, अब कौन देता है माल, नहीं वेटनरी डॉक्टर्स ही देते होंगे, मगर जो भी देता होगा ये सर्विस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, तो वो एग्जेम्प्ट है, ओके, जीएसटी से। लेकिन हॉर्सेस के केस में टैक्सेबल रहेगा, बाकी लाइव स्टॉक है, बकरियां है, गाय है, भैंसे हैं, तो वो एग्जेम्पशन में आएगा। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के स्लॉटर हाउसेस जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। फिर एक बार ये फ्रूट वेजिटेबल्स निकला तो फिर लोग आते हैं उसको और सर्विसिंग करते हैं, उसमें पैकिंग, कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज प्लांट कोई लगाएगा, राइपनिंग, वैक्सिंग, तो ये भी सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड। बड़े बड़े कंपनीज इसमें है, वो क्या करते हैं, फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फार्मर्स उगाएंगा और फिर इनको देंगे, फिर ये लोग उसको क्या करेंगे, लेबलिंग वगैरह करके उसको पैकेज्ड फूड बना करके मार्केट में बेचेंगे। तो वो जो सर्विस देंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, यानी जैसे आम वगैरह होते हैं, मैंगोस, उनको राइपनिंग का सर्विस देना पड़ता है, उनको राइप करेंगे तभी तो बिकेंगे ना, पकाने का काम,
राइपनिंग, वैक्सिंग, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर वैक्स लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक अच्छे रहे, वैक्सिंग। फिर रिटेल पैकिंग, वेजिटेबल्स को लाएंगे, रिटेल पैक बनाएंगे 1-1 किलो के, 2-2 किलो के वगैरह वगैरह। देन लेबलिंग, लेबल्स चिपकाएंगे उसके ऊपर ब्रांडिंग पर्पस से, ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने का, संतरा संतरा ही रहेगा, जूस या जैम नहीं बन जाएगा, सिर्फ उसको पैकिंग लेबलिंग वगैरह करके मार्केट में बेचेंगे, तो वो एग्जेम्प्ट है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उनकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। ये भूल गए चलेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। देन सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशंस लोकेटेड इन इंडिया, फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशन यानी कि ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स लाइक एम्बेसीज, एम्बेसीज होती है, काउंसलिंग ये होते हैं, फिर जहां से आपको वीजा मिलता है वगैरह वगैरह, तो वो जो सारे फॉरेन डिप्लोमैटिक मिशंस है वो एग्जेम्प्ट है। फिर आता है सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज facilitated by the Ministry of External Affairs of the Government of India under bilateral arrangement. Religious pilgrimage के लिए जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। एंड स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है देखो, shall mean कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग जो चार धाम यात्रा करवाता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वह सब उत्तराखंड में, और कमिटी और स्टेट कमिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ हज कमिटी एक्ट, जो हज पे भेजते हैं। सो वन इज फॉर हिंदूज एंड वन इज फॉर मुस्लिम्स। अपना देश है, क्या झगड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो दोनों के एक एक कमिटी को एग्जेम्पशन दे दिया है, तो हज कमिटी कहते हैं इसको। तो हज कमिटी जो भी सर्विसेज देता है वो एग्जेम्प्ट है, एंड कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड जो भी सर्विसेज देता है वो भी एग्जेम्प्ट है इन रिस्पेक्ट टू रिलीजियस पिलग्रिमेज। जो एक तीर्थ यात्रा हो गई और एक हज यात्रा हो गई, दोनों एग्जेम्प्ट है। वेरी गुड। द नेक्स्ट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स। पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पासपोर्ट इश्यू करता है, पासपोर्ट फीस अपन भरते हैं ना, 3,000-4,000 रुपए है कुछ, आई डोंट नो, जल्दी निकालना है तो ज्यादा फीस है, नॉर्मल निकालना है तो कम फीस है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वीजा जो फॉरेनर्स को वीजा लेनी पड़ती है इंडिया आने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, ये एग्जेम्प्ट। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, देखो प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स or liquidated damages is payable to the government or the local authority under such contract. ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसका। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लो हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कितने कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट देता है लोगों को। और ये जितने भी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये कोई टाइम में कंप्लीट करता है क्या? कभी कभी नहीं। इंडिया में कोई आदमी कभी टाइम में कंप्लीट करता ही नहीं। अब उसके रीजन जो भी हो, कभी गवर्नमेंट की गलती होती है, कभी आपकी गलती होती है, जो भी हो, लेकिन काम तो कंप्लीट होता नहीं। अब काम कंप्लीट नहीं होता है तो गवर्नमेंट कहता है चलो ठीक है साला तुमने डिले किया, बाद में करो, तो वी आर टॉलरेटिंग योर डिले। और ये अपन ने देखा, ये डेफिनेशन ऑफ सर्विस में है, टू डू एन एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस इज ऑल्सो सर्विस, एन एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस इज ऑल्सो सर्विस। सो टॉलरेटिंग इज ऑल्सो सर्विस। मैंने टॉलरेट किया, ये सर्विस। तो ये सर्विस के लिए मैं आपसे पैसे लेता हूं ना, फाइन लगाता हूं आपके ऊपर, डिले किया चलो फाइन भरो, पेनल्टी भरो। तो ये फाइन्स एंड पेनल्टीज जो गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है, याद रखो गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है फ्रॉम दीज डिफॉल्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फाइन्स एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी पेनल्टीज भी बोल सकते हो उसको, जो गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है
या लोकल अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन अगर हमारा आपस में होगा तो आई एम द कॉन्ट्रैक्टर, यू आर द कॉन्ट्रैक्टी, मैंने आपका काम करने में डिले कर दिया और मैंने आपको फाइन दिया, तो देन इट इज टैक्सेबल। प्राइवेट पार्टीज है तो टैक्सेबल है, लिक्विडेटेड डैमेजेस आर टैक्सेबल। मगर गवर्नमेंट ने वसूल किया लिक्विडेटेड डैमेजेस या फाइन तो नॉट टैक्सेबल। Then service provided by government or local authority by way of assignment of rights to use natural resources to an individual farmer, underline farmer, for cultivation of plants and rearing all life forms of animals except the rearing of horses for food, fiber, fuel, material, etc. तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ने हमको लैंड यूज करने का राइट दिया है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया है कि ठीक है इतना आप लैंड को यूज करो और कल्टीवेशन करो। तो कल्टीवेशन के लिए अगर गवर्नमेंट हमको लैंड लीज पे देगा, यानी नेचुरल रिसोर्सेज लीज आउट करेगा, असाइनमेंट करेगा, तो वो नॉट टैक्सेबल में आएगा। सिंपल है। Then services provided by government or local authority by way of assignment of right to use any natural resource where such right to use was assigned by the government or the local authority before 1st April 2016। अब ये दूसरे राइट्स की बात करें। ऊपर का तो एग्रीकल्चर राइट्स है, एग्रीकल्चर करने का राइट वो एग्जेम्प्ट है। अब ये है दूसरा, कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, माइनिंग राइट्स जिसको कहते हैं, तो वो 2016 के पहले के एग्जेम्प्ट। Provided that the exemption shall apply only to service tax payable on one-time charge payable in full upfront or in installments for assignment of right to use such natural resources। पढ़ने से कोई मतलब है क्या? 1/4/16 के पहले का है, जो सर्विस टैक्स में पुराना था ना उसके लिए है, तो अभी तो कोई मतलब नहीं है ना, कट कर दो इसको, कट, डोंट स्टडी। क्या करेंगे अभी आप उसको स्टडी करके? Then services provided by government by way of deputing officers after office hours on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges। ये क्या होता है? ये इंपोर्ट में कस्टम्स एक्ट के अंदर आता है। कस्टम्स एक्ट में क्या होता है कि एक पॉइंट है कि जो भी इंपोर्ट आएगा गुड्स, तो कस्टम्स ऑफिस के जो आवर्स होते हैं, जैसे 9 से 6 अगर कस्टम्स ऑफिस का आवर्स है, उसी में अनलोडिंग होगा, उसी में लोडिंग होगा एक्सपोर्ट गुड्स। लेकिन अगर आपको ओवर टाइम करवाना है, जल्दी जल्दी अनलोड करना है सारा गुड्स, आपके शिप को जल्दी जाना है, तो आपको रात को भी अनलोडिंग करना है। सो देन यू हैव टू पे दिस मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस टू दी कस्टम्स डिपार्टमेंट एंड देन अ फ्यू ऑफिसर्स विल बी डेप्यूटेड ओवरनाइट ड्यूटी, फिर उनके सुपरविजन में आपको गुड्स अनलोड करने का है। तो ये जो चार्जेस कस्टम्स डिपार्टमेंट आपसे रिकवर करता है, या तो फिर हॉलीडे को अनलोडिंग लोडिंग करने के लिए या आफ्टर बिजनेस आवर्स, तो उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। तो एमओटी के ऊपर नो जीएसटी।